Yes, today we'll start. Beehive में हमारे 6 lessons हो चुके हैं और now we'll start that another book, Moments. You want to ask anything in Beehive? में कुछ पूछना है आप लोगों को? Any problem in that book? Okay then. We'll start lesson 3 in Moments. 2 लेसन आपके मैं समरी भेज चुकी हूँ व्हाट्सएप पर. अगर इन दोनों लेसन्स में द लॉस्ट चाइल्ड एंड द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इन दोनों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. जस्ट रीड द चैप्टर्स, read the lessons and you can ask if there is any problem. Now let us start lesson number 3, Ishwaran the storyteller. One night Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? तो ये एक imaginary story है. It's a simple story जो R.K. लक्ष्मण ने लिखी है. It is about some ghost. कुछ लोग बिलीव करते हैं और अभी तक दिस इज अ मिस्ट्री कि घोस्ट यानी कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं. नोबडी कैन आंसर दिस क्वेश्चन. सो दिस इज अ सिंपल स्टोरी. लेट अस स्टार्ट. ओपन पेज नंबर 12 of your book, Moments. The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams, and so on. Mahindra's job was to keep an eye on the activities at the work site. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. From a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. ये स्टोरी गणेश को सुनाई गई थी बाय अ यंग मैन महेंद्र. महेंद्र ने ये स्टोरी गणेश को सुनाई और महेंद्र जो था वो एक जूनियर सुपरवाइजर था. सुपरवाइजर हु इज देयर टू सुपरवाइज ऑल द वर्क. सारे काम की देखभाल करना यानी उसके अंडर में लोग काम करते हैं और उसका काम होता है उस कंस्ट्रक्शन साइट पर नजर रखना. तो एक ऐसी फर्म में वो काम करता था जहां पर सुपरवाइजर्स को हायर किया जाता था यानी किराए पर एक तरह से लिया जाता था. उनको शॉर्ट टाइम के लिए उनको जॉब ऑफर किया जाता था.
और अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पर उसकी ड्यूटी होती थी। कभी फैक्ट्रीज में, ब्रिजेस में, डैम्स में, जहां जहां भी कंस्ट्रक्शन होता था। और महेंद्रा का काम सिर्फ ये था कि जो भी एक्टिविटीज वहां पर हो रही हैं वर्क साइट पर, यानी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस पर नजर रखना। तो इसके लिए ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन। तो जहां जहां भी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती थी और जहां जाने के लिए हेड ऑफिस से ऑर्डर मिलता था तो उसको जाना होता था। कहीं कोल माइनिंग एरिया होता था तो का कंस्ट्रक्शन चल रहा होता था, और कभी केमिकल प्लांट कहीं लग रहा है, तो एनीवेयर ही कुड बी प्लेस्ड बाय द हेड ऑफिस, कहीं भी उसको भेज दिया जाता था। He was a bachelor, his needs were simple, and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. और वो बैचलर था, यानी कि ही वॉज अनमैरिड टिल देन, तो उसकी जरूरतें बहुत सीमित थी, सिंपल थी। और दूसरी बात, वो अपने आप को कहीं भी एडजस्ट कर लेता था। ऑड कंडीशंस यानी जहाँ सारी सुविधाएं नहीं होती थी वहां पर भी वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। चाहे वो कोई सर्किट हाउस हो जहाँ प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं हो, या फिर एक कैनवस का टेंट हो, टेंट लगा करके भी वो रह लेता था इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी, यानी पत्थर की खान जहां से पत्थर निकाला जाता है। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक, ईश्वरन। सिर्फ एक एसेट यानी एक वैल्यूएबल चीज, एक पोजेशन उसके पास था, जो था उसका कुक, ईश्वरन, जो उसके लिए खाना बनाया करता था। The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. और ये कुक महेंद्र से काफी अटैच था, तो जहां जहां भी महेंद्र की पोस्टिंग होती थी वहां वहां ये बिना किसी शिकायत के, अनकम्प्लेनिंगली, दैट मीन्स बिना किसी शिकायत के, ये महेंद्र के साथ जाता था। He cooked for Mahendra, washed his clothes, and chatted away with his master at night. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. महेंद्र उसके सारे काम किया, सॉरी, दिस ईश्वरन महेंद्र के सारे काम करता था। वो उसके लिए खाना भी बनाता था, उसके कपड़े भी धोता था, और फ्री टाइम में उसके साथ बैठ करके गॉसिपिंग भी करता था। और ईश्वरन की खासियत ये थी, उसकी स्पेशलिटी थी कि वो बहुत सारी एंडलेस स्टोरीज बना सकता था, कहानियां बना सकता था। और एनेक्डोट्स होते हैं किस्से, छोटे छोटे किस्से ऑन वेरीड सब्जेक्ट्स, यानी किसी भी अलग अलग तरह के विषय पर वो किस्से और कहानियां सुनाया करता था। Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. दूसरी एक और स्पेशलिटी थी ईश्वरन की कि वो कहीं से भी सब्जियां और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स यानी खाना बनाने के जो भी सामान होते हैं, तो वो कहीं से भी उनको एक्वायर कर लेता था, यानी उनको अवेलेबल कर लेता था। और समझ में नहीं आता था कि ऐसा वो कैसे करता था, स्पेशली वहां पर भी जहां डेजोलेट यानी बिल्कुल एकांत है, दूर दूर तक खाली लैंडस्केप पड़ा हुआ है, जहां कोई शॉप दूर दूर तक नहीं है, वहां भी वो इनका इंतजाम कर लेता था, वेजिटेबल्स और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स का। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. और miraculously यानी कि जादुई ढंग से, तो वो जैसे ही कहीं किसी नई जगह पर महेंद्र की पोस्टिंग होती थी, तो वहां पहुंचने के 1 घंटे बाद ही तुरंत कहीं से भी इंतजाम कर करा के वो एक डिलीशियस डिशेस तैयार कर देता था, और फ्रेश वेजिटेबल्स होती थी। तो कैसे करता था वो, ये समझ में नहीं आता था।
Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. और जहां जहां भी उनकी पोस्टिंग होती थी, तो वहां जाने के बाद वह होता था कि वो सुबह जल्दी उठ करके और अपने काम पर चला जाता था ब्रेकफास्ट करके, और दोपहर का लंच वो अपने साथ ले जाता था। और जब तक वो अपनी ड्यूटी पर होता था, उतनी देर में ईश्वरन जहां भी वो लोग रहते थे उसको की साफ सफाई करता था, कपड़े धोता था, और फिर लेजरली बात यानी बहुत आराम से वो अपना स्नान करता था यानी नहाता था। बहुत सारी बाल्टियां पानी की उसको चाहिए होती थी, और मटरिंग अ प्रेयर, नहाते नहाते वो अपनी जो भी प्रार्थना है, मंत्र है, कुछ भी बोलता रहता था। It would be lunchtime by then. After eating, he would read for a while before dozing off. The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold Ishwaran in thrall. और उसके बाद तब तक लंच टाइम हो जाता था। फिर ईश्वरन खाना खा करके सोने से पहले थोड़ी जो नैप होती है आफ्टरनून की, दोपहर की जो नैप ली जाती है यानी थोड़ी देर के लिए सोना, तो उससे पहले वो बुक पढ़ता था। और जनरली वो बुक्स होती थी पॉपुलर तमिल थ्रिलर, थ्रिलिंग स्टोरी, जिसमें कुछ मिस्ट्री होती थी, कुछ एडवेंचर होता था। तो ही यूज टू रीड दोज बुक्स, और उसमें जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस होते थे यानी काल्पनिक जो डिस्क्रिप्शंस होते थे, विवरण, और वो उसको बहुत अच्छे लगते थे और वो उनसे काफी इम्प्रेस होता था। The enthrall means the state of being in someone's power, यानी जैसे किसी के वश में हो जाना। So he was lost in the book. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. और जो कहानियां वो सुनाता था, तो वो भी जनरली इन जो बुक्स वो पढ़ता था उन्हीं से प्रभावित होती थी। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone. Suddenly I spotted that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree. With its dry branches spread out, Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran's tales uncritically. और ज्यादातर वो थ्रिलर्स पढ़ता था यानी सस्पेंस वाली स्टोरीज पढ़ता था। तो जब वो खुद अपनी कहानियां सुनाता था या किसी घटना के भी बारे में अगर बताता था, किसी इवेंट के बारे में, किसी इंसिडेंट के बारे में, तो वो इस तरह से बताता था कि उसमें सस्पेंस और सरप्राइज होता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सड़क पर अगर उसने किसी पेड़ को गिरे हुए देखा, तो वो सिंपली इतना नहीं बोलेगा कि हाईवे पर उसने एक पेड़ को गिरे हुए देखा है रोड पर। इंस्टेड ऑफ दिस ही वुड से, वो उसको बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज में बताता था, अपनी सरप्राइज क्रिएट करके, सस्पेंस क्रिएट करके, और ड्रामेटिक गेस्चर यानी चेहरे के हाव भाव उसके ऐसे हो जाते थे जैसे कि कोई बहुत ही
सस्पेंस वाली बात वो बताने वाला है। एंड ही वुड स्टार्ट, द रोड वॉज डेजर्टेड, यानी रोड बिल्कुल खाली था, मैं बिल्कुल अकेला था। Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. तो अचानक मैंने देखा कि रोड पर एक बहुत ही विशाल दैत्य जैसी चीज कोई पड़ी हुई है, और मैं वापस मुड़ने लगा डर करके। आई वॉज अबाउट टू टर्न बैक, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया मैंने देखा कि वो तो एक गिरा हुआ पेड़ है जिसकी ब्रांचेस आसपास निकली हुई हैं। और महेंद्रा उसकी इन स्टोरीज को, इन डिस्क्रिप्शंस को बहुत ही आराम से सुनता था, आराम से अपनी चेयर में, इजी चेयर में बैठ करके या लेट करके वो उसकी कहानियां सुनता था। अनक्रिटिकली मीन्स कोई भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन यानी कोई अच्छाई बुराई वो बीच में नहीं निकालता था, बिना कुछ उसको टोके, बिना बोले वो बड़े ध्यान से उसकी स्टोरीज को सुनता था। The place I come from is famous for timber. Ishwaran would begin. There is a richly wooded forest all around. The logs are hauled onto the lorries by elephants. They are huge, well-fed beasts. When they turn wild, even the most experienced Mahavat is not able to control them. After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. और एक बार वो एक कहानी सुना रहा था, तो उसने कहा कि जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, यानी कि मेरा जो परमानेंट रेजिडेंस है, वो जगह टिम्बर इज द वुड विच इज यूज्ड फॉर फर्नीचर। वो वुड जिससे फर्नीचर बनाया जाता है, तो दैट प्लेस इज फेमस फॉर टिम्बर। और वहां पर काफी घना जंगल है आसपास। द लॉग्स आर हॉल्ड, बड़े बड़े जो पेड़ों के तने होते हैं, लकड़ी के लॉग्स होते हैं जिनसे कि बाद में फर्नीचर बनाया जाता है, तो वो लॉरीज में यानी गाड़ियों में एलिफेंट्स के द्वारा चढ़ाए जाते हैं, बिकॉज वो बहुत भारी होते हैं। दे आर डिफिकल्ट टू बी कैरीड बाय द मैन, तो एलिफेंट से ये काम लिया जाता है। और ये जो एलिफेंट्स हैं ये ह्यूज वेल फेड बीस्ट हैं, मतलब अच्छे तगड़े जो हाथी होते हैं उनको इस काम में लगाया जाता है। और अगर उनमें से कोई गुस्से में आ जाए, यानी कि पागल हो जाए, जंगली हो जाए, तो जो अच्छे अच्छे महावत हैं, एक्सपीरियंस, बहुत अनुभवी महावत, यानी कि वो पर्सन जो हाथियों को कंट्रोल करता है, तो वो भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आफ्टर दिस प्रोलोग मीन्स स्टार्टिंग, जो भूमिका बांधते हैं, तो इसके बाद ईश्वरन एक बहुत ही शानदार किस्सा सुनाने लगा, जिसमें कि जो एलिफेंट से जुड़ा हुआ था। वन डे अ टस्कर मीन्स द एलिफेंट, a strong elephant, escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. उसने सुनाना स्टार्ट किया कि एक बार एक हाथी टिम्बर यार्ड से बाहर निकल गया, भाग निकला, और वो गुस्से में था, यानी हाथी पागल हो गया, इस तरह से जब बोलते हैं हम, दैट मीन्स द एलिफेंट इज वेरी एंग्री। तो उसके बाद उसको कुछ नजर नहीं आता है और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो हाथी टिम्बर यार्ड से निकल करके बाहर घूमने लगा, स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, रास्ते में जो भी चीज आ रही थी तो झाड़ियों को वो अपने पैरों से कुचलता हुआ, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, जो जंगली बेले हैं उनको तोड़ता हुआ, पेड़ों की ब्रांचेस को तोड़ता हुआ, एट विल यानी अपनी मर्जी से, तो वो आगे बढ़ता गया। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। फिर उसने कहा कि वैसे आप जानते ही हो कि जब हाथी पागल हो जाता है तो वो किस तरह से करता है। ईश्वरन वुड गेट so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant.
और अपनी कहानी में वो इस तरह से खो जाता था ईश्वरन कि वो उसी तरह से बिहेव करने लगता था, यानी कि ना सिर्फ वर्ड्स बल्कि एक्शंस भी उसमें शामिल हो जाते थे। तो जब वो हाथी के बारे में बता रहा था तो वो खड़ा होकर के फ्लोर पर जंप करते हुए और पैरों को पटकते हुए वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसे कि मैड एलिफेंट करता है। The elephant reached the outskirts of a town, breaking the fences down like matchsticks. He would continue. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. और फिर उसने आगे बताया, आउटस्कर्ट्स यानी बिल्कुल बाउंड्री। तो हमारे टाउन की, हमारे कस्बे की जो बाउंड्री थी, वो वहां तक वो एलिफेंट पहुंच गया। और जब मेन रोड पर फिर वो आ गया, वहां पर उसने जितनी भी फेंसेस थी, जो बाउंड्री थी, उनको मैचस्टिक, माचिस की तीलियों की तरह तोड़ते हुए वो आगे बढ़ा। और मेन रोड पर आकर के उसने जो भी रोड के किनारे स्टॉल्स लगी हुई थी, फ्रूट्स की, मड पॉट्स की, कपड़े वगैरह जो लोग सड़क के किनारे छोटी छोटी स्टॉल्स लगा करके बेचते हैं, तो उन सबको तोड़ता हुआ, डिस्ट्रॉय करता हुआ वो आगे बढ़ता रहा। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, और लोग डर करके इधर उधर, हेल्टर स्केल्टर मीन्स इधर उधर, विदाउट एनी डायरेक्शन, तो घबरा करके इधर उधर लोग दौड़ने लगे। द एलिफेंट नाउ entered a school ground where children were playing. Breaking through the brick wall, all the boys ran into the classrooms and shut the doors tight. और फिर वो एक स्कूल में पहुंच गया, स्कूल ग्राउंड में, बाउंड्री को तोड़ता हुआ स्कूल ग्राउंड के अंदर घुस गया जहां पर बच्चे लोग खेल रहे थे। और सारे जो बच्चे थे वो डर करके अपने अपने क्लासरूम्स में भाग गए और दरवाजों को कस करके बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट, और वो हाथी घुर्राता हुआ, चिंघाड़ता हुआ इधर उधर घूमता रहा। Pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum cap for water and uprooting the shrubs. और वहां ग्राउंड में जो फुटबॉल का गोल पोस्ट था वो उसने तोड़ दिया, वॉलीबॉल का जो नेट लगा हुआ था वो फाड़ दिया, उसके बाद जो पानी के लिए ड्रम रखा हुआ था उसको भी पैर रख करके उसको फ्लैट कर दिया, पिचका दिया और उसको किक लगाते हुए, एंड देन अपरूटिंग द श्रब, जो भी पेड़ पौधे वहां लगे हुए थे उनको भी उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड up to the terrace of the school building. From there they helplessly watched the depredations of the elephant. और जो सारे टीचर्स थे वो स्कूल बिल्डिंग की छत तक पहुंच गए और हेल्पलेसली, यानी बिना कुछ किए, वो कुछ नहीं कर सकते थे, तो हेल्पलेसली दे जस्ट वॉच। डेप्रिडेशंस मींस अटैक्स व्हिच आर मेड टू डिस्ट्रॉय समथिंग। जो भी नुकसान वो एलिफेंट कर रहा था, जो अटैक कर रहा था हर चीज पर, वो उसको हेल्पलेसली देखते रहे। देयर वाज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, अब नीचे ग्राउंड पर कोई भी नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, और सड़कों पर भी कोई दूर दूर था, ऐसा लगता था कि सारे लोग जो वहां रहने वाले थे वो अचानक से कहीं गायब हो गए। I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. I don't know what came over me suddenly. I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. और देन आगे उसने बताया कि उस वक्त मैं जूनियर क्लास में पढ़ता था और सारा ये जो ड्रामा है एलिफेंट का वो रूफ टॉप यानी छत से मैं देख रहा था। अचानक पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, तो मैंने, जो टीचर्स के हाथ में स्टिक होती है, पतली जो डंडी होती है, तो वो मैंने उनके हाथ में से छीनी और सीढ़ियों से होता हुआ सीधे ग्राउंड में आ गया। The elephant grunted and menacingly swung a branch of tree which it held in its trunk.
और मुझे देखते ही वो जो हाथी था वो चिंघाड़ा गुस्से में, और उसने जो ब्रांच, एक पेड़ की टहनी जो पकड़ रखी थी अपनी सूंड में, अपनी ट्रंक में, उसको मेरी तरफ लहराया. इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट. और जोर से अपने पैर को उस एलिफेंट ने पटका, जिससे कि काफी सारी डस्ट उड़ने लगी. इट लुक्ड फ्राइटनिंग, यानी वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और बहुत डरावना सीन था. बट आई मूव स्लोली टूवर्ड्स इट, स्टिक इन हैंड. People were watching the scene hypnotized from nearby housetops. The elephant looked at me red-eyed, ready to rush towards me. और मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, और सारे लोग जो थे वो अपनी अपनी छतों से ये तमाशा देख रहे थे. हिप्नोटाइज्ड यानी बिल्कुल बिना हिले डुले, जैसे एकदम एक टक वो इसको देख रहे थे, बिकॉज दे वर ईगर टू नो व्हाट विल बी द रिजल्ट. और एलिफेंट जो था वो गुस्से से लाल आंखों से मुझे देख रहा था. ऐसा लग रहा था कि एक ही मिनट में वो मेरी तरफ दौड़ कर आएगा और मुझे उठाकर फेंक देगा या वोटेवर, कुचल देगा. इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली. उसने अपनी सूंड उठा करके बहुत तेज वो चिंघाड़ा. एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माय फोर्स वेग its third toenail on the quick. The beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to foot and collapsed. और मैंने वो मौका छोड़ा नहीं, और तुरंत मैं आगे की तरफ बढ़ा और पूरा अपना मस्टरिंग ऑल माय फोर्स यानी पूरी ताकत जुटा करके स्टिक से, जो उसके हाथ में केन थी, स्टिक थी, उससे उसका थर्ड टो नेल, पैर की जो तीसरी उंगली होती है, वहां पर उस स्टिक से उसको दबा दिया. थोड़ी देर के लिए वो हैरान हुआ, वो एलिफेंट, और उसके बाद वो कांपते हुए गिर गया. At this point, Ishwaran would leave the story unfinished and get up mumbling, I will be back after lighting the gas and warming up the dinner. और जानबूझ करके उसकी आदत थी कि जब ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते थे जहां की सामने वाले को उत्सुकता हो कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ या आगे क्या होगा, तो वहीं पर वो अपनी स्टोरी को एक ब्रेक दे देता था और आधी स्टोरी छोड़ करके वो बड़बड़ाते हुए उठा. मम्बलिंग यानी बुदबुदाना, कि मैं बस थोड़ी देर में गैस जला करके आता हूँ क्योंकि डिनर गरम करना है, खाना गरम करना है. Mahendra, who had been listening with rapt attention, would be left hanging. When he returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story right away. और महेंद्रा जो कि बहुत ध्यान से इस बात को सुन रहा होता था, वो एकदम से बीच में लटकते रह जाता था, यानी कि उसको क्यूरियोसिटी होती थी ये जानने की कि व्हाट इज द स्टोरी अहेड. और लौटने के बाद भी ईश्वरन अपने आप स्टोरी वापस से स्टार्ट नहीं करता था. Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. जब महेंद्र उसको याद दिलाता था कि उस स्टोरी का रिजल्ट क्या हुआ, कंक्लूजन अभी बाकी है, तुमने आगे की बात नहीं सुनाई, तो then he said, well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. Ishwaran would shrug casually. 2 days later, it was led away by its महावत to the jungle. और कंक्लूजन उसने अब्रप्टली सुना दिया, यानी सीधे ही, कि एक वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया, उसने आकर के उसको वापस रिवाइव किया, यानी ठीक किया. और फिर वो श्राग मतलब कंधे उचका करके वो बोला, 2 days later, 2 दिन के बाद महावत उसको जंगल में ले गया. Well, how did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? लेकिन असली बात उसने अभी भी नहीं बोली थी. तो महेंद्र ने फिर उससे पूछा कि लेकिन ऐसा तुमने किया कैसे कि वो जो था हाथी वो एकदम से गिर गया, बेहोश हो गया. Then he said, it has something to do with the Japanese art, I think, sir. Karate or Jujutsu, it is called. I had read about it somewhere. It temporarily paralyzes the nervous system, you see. तो फिर उसने बताया कि ये शायद कोई एक जापानीज आर्ट है,
जहाँ तक मुझे समझ में आता है, कराटे या जुजित्सु इसको कहा जाता है। इसमें जो प्रेशर पॉइंट है, यानी कि उसका जो थर्ड टो नेल था, वहां पर दबाने से उसका जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव हो जाता है यानी काम करना बंद कर देता है नर्वस सिस्टम कुछ समय के लिए। सो पैरालिसिस मतलब विच इज नॉट वर्किंग। तो टेम्परेरीली नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर दिया जाता है बाय प्रेसिंग ऑन द टोनेल, थर्ड टोनेल ऑफ द एलिफेंट। और इसी तरह से कुछ और भी प्रेशर पॉइंट्स के द्वारा इस आर्ट को किया जाता है। So in this way he treated the elephant, उसको शांत किया जो कि बहुत तबाही मचा रहा था, डिस्ट्रक्शन कर रहा था। एंड दिस वाज द वे इन विच ईश्वरन यूज्ड टू नरेट द स्टोरी। इस तरह से वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से अपनी स्टोरी को सुनाता था। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। Any problems? Is it clear to you? Okay then. Goodbye till then. और बी हाइव के जितने भी लेसन हो गए हैं उन सबके क्वेश्चन आंसर्स आपकी कॉपी में, आपकी नोटबुक में कंप्लीट मिलने चाहिए अप टू लेसन नंबर 6। एंड अलोंग विद इट जो इस बुक के मूवमेंट्स के 2 लेसन जो हुए थे पहले, फर्स्ट एंड सेकंड, उनकी भी आप रीडिंग लगाएंगे so that you may ask if there is any problem in both the lessons. Lesson number 1 and 2 of movements जो पहले हमारे हो चुके हैं, अगर उनमें भी कोई क्वेश्चन, कोई वर्ड मीनिंग आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो you can ask me in the next class. Otherwise you can send a message to me कि कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई है in lesson 1 and lesson 2 of movements. Is it clear? Okay then. Goodbye till then.